हेलो बच्चों, जैसा कि हम पढ़े थे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हम पढ़े थे कृषि पद्धतियों के बारे में। और कृषि पद्धतियों के अंदर हमारे पीछे दो टॉपिक छूट गए थे, एक तो कटाई और एक भंडारण। ठीक है, तो आज कटाई के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब फसल पक जाती है, पूरी पककर तैयार फसल की बीज बोने के बाद में पौधा बड़ा हो जाता है, सिंचाई करने के बाद में पौधा, और फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो पककर तैयार होने के बाद में फसल की क्या कर ली जाती है, कटाई कर ली जाती है। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर या तो पौधे को खींचकर जमीन से उखाड़ लिया जाता है, या फिर या अथवा उसे धरातल के पास जमीन के पास में क्या कर लिया जाता है, काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग एक अनाज की फसल गेहूं या बाजरा है, इसको पकने में लगभग 3 से 4 महीने लगता है। ठीक है, हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। ये देखो, ये क्या दरांती है, दरांती से आप दातला भी कहते हो। ठीक है, इसके द्वारा फसल की क्या की जाती है, हाथ से कटाई की जाती है। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। ये आजकल जो है एक बड़ी कटाई के लिए बड़ी मशीन का उपयोग किया जाता है, और उस मशीन को क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दाने को भूसे को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। फसल काट ली गई है, काट करके अलग कर लिया गया है, अब उसको उस फसल में से बीजों को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग मशीन भी आती है, थ्रेशिंग मशीन के द्वारा की जाती है। और पहले क्या किया जाता है, पहले जमीन उन पर फसल पर बैलों को चला करके या लट्टों से मार करके उसे जमीन क्या किया जाता, अलग किया जाता था। ठीक है, आजकल थ्रेशिंग मशीन आती है। ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कंबाइन मशीन के द्वारा। कटाई करना कंबाइन मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, कटाई भी हो जाती है और बीज भी अलग हो जाते हैं, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। नाम क्या है, देखो कंबाइन, नाम क्या है, कंबाइन मशीन। ठीक है, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ा हुआ। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। तो ये कंबाइन मशीन, इसका नाम क्या है, क्योंकि ये किसका रूप है, कंबाइन मशीन क्यों नाम है इसका, ये क्योंकि ये इसमें दो चीजें शामिल है। कौन कौन सी, एक तो आपकी हार्वेस्टर मतलब हार्वेस्टर यानी फसल की कटाई करने वाला, हार्वेस्टर यानी फसल की कटाई करने वाला। और प्लस में कौन सी, आपकी थ्रेशर यानी थ्रेशिंग यानी बीजों को अलग करने वाला। दोनों चीजें इसमें साथ ही में होती है, कटाई भी होती है, कटाई के साथ साथ बीज भी अलग हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंबाइन मशीन कहते हैं। मैं आपको इसको एक वीडियो के द्वारा दिखाता हूँ, जरा आप देखिएगा। ये देखिए आपकी कंबाइन मशीन है। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये कटाई हो रही है। ठीक है, कटाई हो रही है और साथ साथ में इसे ट्रैक्टर की ट्रॉली के अंदर जो बीज अलग होकर के इकट्ठे हो रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, कंबाइन मशीन कहा जाता है। ये देखो, ये कंबाइन मशीन है। ठीक है, जो इस प्रकार कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे की यूनिट देखते हैं। आगे देखिए कि कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वे जानती हैं कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी रहता है। कई बार पीछे जो डंडे बढ़ जाते हैं फसल के, वो किसान के द्वारा खेत में जला दिए जाते हैं, तो इससे प्रदूषण भी बहुत अधिक फैलता है और खड़ी हुई फसल के जलने का भी क्या रहता है, खतरा रहता है। आपने कई बार सुना होगा, पंजाब वगैरह में जब फसल की कटाई की जाती है तो बाद में जब इस कचरे को जला दिया जाता है, तो उस कचरे का धुआं पंजाब से दिल्ली तक पहुंचता है, और जिसके कारण दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसको कचरे को जलाना भी सही नहीं होता। ठीक है, तो इससे आप खाद बना सकते हैं और मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। अगला देखो आगे कि छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को, अब बड़ा खेत है उसमें तो कंबाइन मशीन लगा दी, अगर किसी के पास छोटा खेत है तो कंबाइन मशीन लेके आएगा, तो उसका जो कंबाइन मशीन का जो किराया है वो भी नहीं पहुंच पाएगा, पूरी फसल होगी उससे ज्यादा किराया हो जाएगा, तो वो कंबाइन मशीन नहीं लाता है। वो क्या करता है, देखो कि छोटे खेत वाले किसान दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में शिक्षण में पढ़ चुके हैं, आप प्रसंस्करण की विधि पढ़ चुके हैं। फटक कर अलग करना है, दानों को पटक करके फसल को पटक करके क्या करना, अलग करना। और ये मशीन भी है जिसके द्वारा जो है फसल को फटका जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। कटाई पूर्व पर्व देखिए, 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। ये समय थोड़ा आराम करने, खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु में परिवर्तन का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली
नाबानिया एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी जब फसलों की कटाई की जाती है, ठीक है, फसलों की कटाई की जाती है तो हमारे भारतवर्ष में क्या किया जाता है, इसका भी एक पर्व मनाया जाता है, क्योंकि पूरे 3-4 महीनों की कठोर मेहनत के बाद में आपकी फसल तैयार होती है, जिससे आप किसान को क्या होता है, खाने के लिए अनाज मिलता है, आमदनी होती है। तो उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग त्योहार के रूप मनाया जाता है। पोंगल वगैरह है, ठीक है, दक्षिण भारत वगैरह है, पूर्वी साइड के अंदर जो है इस प्रकार मनाया जाता है। वैसाखी कहाँ पर, पंजाब के अंदर जो है जब फसल तैयार हो जाती है, कटाई हो जाती है, समय वैसाखी मनाई जाती है। होली है, ये हमारे राजस्थान और सभी जगह पर होली, दिवाली, नाबानिया और बिहू वगैरह जो असम का है, असम वगैरह में ये इस प्रकार के जो है त्योहार मनाए जाते हैं फसल की कटाई पर। ठीक है, अगला कृषि पद्धति का लास्ट चरण, फसल तैयार हो गई, फसल की कटाई हो गई, बीज अलग कर लिए, अब इसका क्या करना है, भंडारण। फसल तैयार करने के जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण क्या है, इसका भंडारण करना। क्यों, क्योंकि यार फसल तो आपने तैयार कर ली, लेकिन आपने इसका उचित भंडारण नहीं किया तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा इन फसलों को या इन बीजों को क्या कर सकता है, नष्ट किया जा सकता है, अनाज को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनसे बचाने के लिए हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए। तो भंडारण भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चरण होता है कृषि पद्धति का। ठीक है, देखिए, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। कि अगर आप फसल को लंबे समय तक उसके दानों को रखना चाहते हो तो उसमें आपको उसके नमी से सुरक्षा करनी पड़ेगी, पानी नहीं लगना चाहिए, कीट नहीं लगने चाहिए, चूहे नहीं आने चाहिए, और सूक्ष्म जीवों से आपको उसकी क्या करनी पड़ती है, सुरक्षित रखना पड़ता है। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जब फसल के हाथों हाथ बीज निकाले जाते हैं तो उसके अंदर बीज थोड़ी क्या होते हैं, गीले होते हैं, उसमें नमी की मात्रा होती है। तो फसलों को बोरियों में भरने से पहले उसे क्या किया जाता है, उन बीजों को धूप के अंदर सुखाया जाता है ताकि वो पानी सूखकर क्या हो जाए, अलग हो जाए। और अगर नमी वाले बीजों को अगर बोरी में भर दिया जाएगा तो फसल क्या हो सकती है, बीज क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। यदि ताजा कटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना क्या होता है, आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, इससे आपकी उसकी जो कीट वगैरह जो होते हैं, छोटे जीवाणु जो होते हैं, वो भी धूप के अंदर मर के नष्ट हो जाते हैं। किसान अपने फसल का भंडारण जुट के बोरों, यानी आपकी बोरियां जो आती है, ठीक है, जुट के बोरों के अंदर, धातु के बड़े पात्र ढोल वगैरह आते हैं, धातु के लोहे के, उनके अंदर, परंतु बीजों का बड़े पैमाने का भंडारण साइलों और भंडारण घरों में किया जाता है। कि किसान तो क्या करता है, जुट के बोरों के अंदर भर लेता है और धातु के बर्तनों के अंदर अपने गेहूं का भंडारण कर लेता है। लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी मंडियों के अंदर जो गेहूं का भंडारण किया जाता है वो किसके अंदर, साइलों के अंदर या बड़े बड़े भंडार घरों के अंदर किया जाता है। देखो, साइलो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मंडियां होती है, मंडियों के अंदर जो भंडार बने होते हैं, बड़े बड़े कमरे बने होते हैं, किसके लिए, अनाज के भंडारण के लिए या बीजों के भंडारण के लिए, जो बड़े बड़े भंडारण, ठीक है, बीजों के भंडारण के लिए बड़े बड़े जो कमरे बने होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, साइलो कहते हैं। ठीक है, इससे उनको पीड़कों जैसे चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। देखो, ये बने हुए, ये बड़े बड़े भंडार, ये किसके लिए बने हुए, ये देखो, ये किसके लिए बने हुए, बीजों को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े भंडार घड़े बने होते हैं। इन भंडार घड़ों को ही क्या कहा जाता है, साइलो कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, साइलो कहा जाता है। ठीक है, आगे देखियो, नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग जाती है। बोरी के अंदर जब अनाज भरा जाता है, धातु के बर्तनों के अंदर भरा जाता है, तो इसमें भी कीट लगने की संभावना रहती है। तो अनाज के अंदर साथ में क्या डाल दिए, नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं। और नीम के पत्ते डालने से उनके अंदर क्या नहीं लगता, उनके अंदर छोटे सूक्ष्म जीव, कीट वगैरह नहीं लगते और उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। तो नीम के पत्ते डालना भी ये भी एक बहुत ही घरेलू तौर पर या गाँव में काम में ली जाने वाली विधि है। बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़क एवं सूक्ष्म जीव से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ठीक है, और बड़े पैमाने पर जब उसको सुरक्षित किया जाता है तो वहां पर कुछ रासायनिक पदार्थ डाल दिए जाते हैं। आपने सुना होगा, अनाज के अंदर गोली डाली जाती है जिससे कीट नहीं लगते, खराब नहीं होता। लेकिन उसमें सावधानी की जरूरत होती है कि जब वापस अनाज की पिसाई हो तो उस समय उसको निकाल लेना क्या है, जरूरी होता है। कि अगर साथ में अगर पिस गई और उस अनाज ऐसे अनाज को, आटे को आपने खा लिया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए रासायनों का प्रयोग करना बड़ा ही थोड़ा हानिकारक रहता है। ठीक है, असुरक्षित रहता है। और सीधा साधा अगर फसल कम है, बीज कम है, अनाज कम है, तो उसको बचाने का सही तरीका है, उसके अंदर आप क्या मिला दो, नीम की सूखी पत्तियां मिला दो। ठीक है, आगे देखिए, जंतुओं से भोजन, अपनी अध्याय पुस्तिका में नियम तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। खाद्य पदार्थ स्रोत,
यानी दूध, दूध किससे मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, ठीक है। जंतुओं से भोजन, ये दूध किससे मिलता है? गाय है, भैंस, बकरी, ऊँट है। अगला है और क्या मिलेगा भाई? जंतुओं से मांस मिले, जंतुओं से और क्या मिलता है? मांस मिलता है, ठीक है, वो तो मिलता ही है। और जंतुओं से साथ से और क्या मिलता है? मांस मिलता है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको ये इंडेक्स बना देता हूं, आप भी बना लीजिएगा। दूध, मांस, मांस किसका मिलेगा? मुर्गी, मुर्गी है, बकरी है, इसका मांस, मछली, ठीक है। अगला है अंडा, अंडा किससे मिलता है? मुर्गी से, ठीक है। और क्या मिलता है जंतुओं से? शहद, शहद किससे मिलता है? मधुमक्खी से, ठीक है। तो इस प्रकार जंतु और जंतुओं से कौन कौन स्रोत है इसके, वो इसके बारे में बताया गया, ठीक है। आगे देखिए कि इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। पौधे तो हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते ही हैं, साथ ही पौधे की तरह जंतु भी जो है हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। किस प्रकार? देखिए इस प्रकार, जैसे कि आप यहाँ पर दिखा रखा है कि दूध किसे? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी हमें क्या देती है? दूध देती है। मुर्गी, बकरी, मछली वगैरह हमें क्या देती है? मांस देती है। मुर्गी हमें क्या देती है? अंडा देती है। मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। तो इस प्रकार जंतुओं से भी हमें कई सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में, जो समुद्र के तट, जो समुद्र है, समुद्र के आसपास में जो लोग रहते हैं वो किसका सेवन करते हैं? अधिकतर मछलियों का सेवन करते हैं, मछली खाते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण है, बीजों का विभिन्न चरण कौन कौन से? बीजों का चयन करना, बुआई इत्यादि, बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, भंडारण, कटाई, ठीक है। इसी प्रकार घरों में अथवा फर्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है इसे पशुपालन कहते हैं। यानी कि फसलों की देखभाल तो आवश्यक होती है, साथ में जब पशुओं को पाला जाता है तो पशुओं के भी उसे खाने की, रहने की, आवास की और उनकी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। और जब बहुत अधिक पशुओं को एक साथ में रख करके उनकी देखभाल की जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? पशुपालन कहा जाता है, ठीक है। आज देखो, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड, लिवर, तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। मछली में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन वगैरह होता है, तो ये आहार के रूप में भी अच्छी है। और इससे क्या मिलता है? इसमें जो कोड, लिवर कोड तेल निकाला जाता है, इसके अंदर विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है। तो ये आपकी यूनिट पूरी हो गई है। इसमें जरा HW के अंदर आप देख लीजिए, ये रिक्त स्थान देख लीजिए। बाकी की क्वेश्चन वगैरह जो है मैं आपको उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। कुछ मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। जैसे एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को, ये तो मैंने शायद करवा दिया था, ठीक है। और नहीं भी करवाया है तो आप इन सभी की आपको पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है।